Good evening to all. गुड इवनिंग टू ऑल। साउंड जा रहा है? कोई व्यक्ति बता देंगे साउंड जा रहा है प्रॉपर? चलिए, आज का जो सेशन होगा फिजिक्स का होगा, और फिजिक्स में हम लोग जो है मेन रूप से आज हीट और टेम्परेचर जो है वो चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से अपना समझने का प्रयास कीजिएगा। साथ साथ हमने ऑनलाइन टेस्ट भी फिजिक्स वाले सेक्शन में डाल दिया है, जो हीट और टेम्परेचर का है वो, ठीक है। और जहां तक की बात है कि आज आप लोग का सारा बीपीएससी का जो टीआरई फेज 1 का था वो सारा रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, और लगभग जो अपने संस्थान के लगभग कम से कम 100 प्लस स्टूडेंट्स पास किए हैं। तो आप लोग को जो तमाम लोग जो भी क्वालिफाई किए हैं, इस एग्जाम में सफल हुए हैं, उन तमाम लोगों को जो आने वाला जो समय होगा उसके लिए शुभकामनाएं। और साथ साथ अभी थोड़ा सा देखेंगे कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ अभी आपको काउंसलिंग में देखने को मिल रहा होगा, तो धैर्य रखिए। ऐसा नहीं है कि उस डेट का कोई ये नहीं है, सब उलट पुलट हो चुका है, क्योंकि 1 to 5 का जब से बीच में रिजल्ट दे दिया गया तो सारा उलट पुलट हो गया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा भीड़ अभी चल रहा है, तो 1-2 दिन हो 3 दिन हो, परेशान होने का ज़्यादा पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। आराम से जाइए, डीवी करवाइएगा, ठीक है। सबका होगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा भीड़, आज मैं गया था तो मैंने देखा बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा, ठीक है। आप सोच नहीं सकते हैं कि वहां पैर रखने का भी मतलब जगह मुझे नहीं लगा कि है। तो मैं तो लौट के आ गया, देखा बहुत ज्यादा भीड़ है। तो आप लोग भी अगर गए होंगे या देखेंगे तो बहुत ज्यादा भीड़ अभी फिलहाल हो चुका है, और अदर स्टेट के भी लोग बहुत ज्यादा जो भी हैं वो आ चुके हैं, तो कुछ ज्यादा ही गैदरिंग मुझे लगा। तो आप लोग आराम से जो है 1-2 दिन रुक करके ही जाइएगा, पूरा दशहरा मना लीजिए 24 के बाद ही, 25-26 जो भी हो, ठीक है। और सब जगह जो भी क्लस्टर है जो होता है ब्लॉक लेवल पे होता है, बीआरसी वगैरह, ठीक है, ब्लॉक जो रिसोर्स क्लस्टर है वो सब भी फुल हो चुका है। तो इसीलिए परेशान होने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, पता करते रहिए। और जब आप लोग को लगे उस दिन जाके, मतलब जब भीड़ भाड़ कम रहेगा तो उस दिन जाके डीवी करवाइएगा, ठीक है। बाहर के लोग की तो मजबूरी है, तो आ गए हैं तो उनको तो करवाना ही पड़ेगा, चाहे जैसे कर, ठीक है। चलिए, उन तमाम लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयां जो सफल हुए हैं, और साथ ही संवेदना भी उन लोगों के साथ है जो थोड़ा के लिए चूके, चूंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा चला गया और एक्सपेक्टेड था। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग नहीं जान रहे थे, और हमने बोला भी था आपकी सोशल साइंस में 70 से कम पे उम्मीद मत कीजिए जनरल वाले। कई बार हमने चर्चा किया था, आपने अगर कट ऑफ को मेरी बात या याद होगी या सुने होंगे, आप देखिएगा वीडियो में भी, सोशल साइंस जब भी हम बात करते थे 50-51 पे, तो मैंने कभी नहीं बोला बोला जो लोग होंगे 60 प्लस में ही किसी भी कैटेगरी में रिजल्ट बनने की संभावना बनेगी, ठीक है, सोशल साइंस। और वही हुआ। आप देखे होंगे कि कट ऑफ जो है 75 प्लस गया है जनरल लोगों का। तो स्वाभाविक सी बात है कि कंपटीशन में जो है क्वेश्चन उतने टफ नहीं पूछे गए थे आपका सोशल साइंस में खास करके। और देखा जाए तो 120 में 100 प्लस क्वेश्चन हमारे क्लास नोट्स के हैं डायरेक्ट रूप से। तो मुझे पता था कि क्लास नोट्स के जब इतने क्वेश्चन लड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से गया। चलिए, आप लोग को घबराना नहीं है, लेकिन इसको आसान भी नहीं समझना है कि इजिली आपका आप कंपटीशन हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। चूंकि
अब तो डोमिसाइल जो नियम था वो भी खत्म हो चुका है। पिछले बार तो स्टेट में जो था डोमिसाइल था तो केवल बिहार के ही लोग एग्जाम दिए थे, लेकिन अब तो अदर स्टेट के भी लोग दिए हैं स्टेट। तो सिंपल सी बात है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होने वाला है आपका। तो उसके लिए लेकिन आपको अभी से कमर कस के तैयारी करना होगा, यानी अभी से आप दिन रात कीजिए, ठीक है। और आपका दिसंबर में अगर एग्जाम हो जाता है तो आपके पास टाइम भी बहुत कम मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए अभी जो है 54 था मेरा, नहीं हुआ, हाँ कहाँ से होगा, 54 पे नहीं होगा। 54 पे तो मैंने बार बार जो कट ऑफ जारी किया, देखिए वही घूर फिर के वही पे गया कट ऑफ, ठीक है। कई लोग को बुरा लगता होगा, शुरुआत में मैं जब जारी कर रहा था बहुत कट ऑफ तो सबको बुरा लग रहा था कि, लेकिन फिर हमने कट ऑफ पे चर्चा करना बंद कर दिया। लेकिन आप देखिए कि कट ऑफ उतना ही गया है, आप देखिएगा अगर कहीं वीडियो में हमने बताया है या कहीं होगा तो सेम टू सेम कट ऑफ गया, उतना ही गया, ठीक है। तो निश्चित रूप से मुझे पता था कि क्वेश्चन का जो लेवल था, अरे क्वेश्चन जो था वो इजी टू मॉडरेट थे, खास करके सोशल साइंस में। तो वहां पे स्वाभाविक सी बात है कि लोग नंबर लाए ही होंगे, सबको रोजगार चाहिए, सबको जॉब चाहिए, लोग मेहनत कर रहे थे, ठीक है। और टीचर लोग ने भी मेहनत करवाया, हम लोगों ने भी आपको एक सही गाइडेंस किया था। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका जो है नंबर जाता, ठीक है। और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ने का प्रयास कीजिए, मात्र 399, लेकिन वो आज तक के लिए ऑफर था, ठीक है। आज जो लोग जुड़ जाएंगे आज भर के लिए 399 उनके लिए ऑफर दिया गया था दुर्गा पूजा में के लिए, ठीक है। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं तो अपना जब जुड़ना होगा जुड़ेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात तो गारंटी के साथ मैं बोलूंगा कि क्लास नोट्स के लगभग, देखिए मेरे पास टाइम का अभाव होता है कि मैं आपको बताता हूँ, मैं खोज करके नहीं दिखाया कि आपको कितने क्वेश्चन लड़े, लेकिन सारे नोट्स के थे, ठीक है, खास करके सोशल साइंस में। और अभी भी लगभग 100+ लोग सफल हुए हैं, धीरे धीरे सब लोग फोटो भेज रहे हैं, लगभग अभी तक 40-45 लोग को फोटो भेजे हैं अपना। और आगे भी उम्मीद करते हैं कि सब लोग अपना अपना पिक भेजिए, जो लोग सफल हुए हैं, जो हमसे पढ़े हैं और आपको लगता है कि हमने आपको मदद किया है आपकी सफलता में, तो निश्चित रूप से आप अपना पिक, रोल नंबर सब कुछ भेजिए। कम से कम मुझे लगता है कि कम से कम 200+ स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए हैं और जो सफल हुए हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप लोग जो है भेजिए, और शर्माने की बात नहीं, आपका कोई पिक यहाँ पे, देखिए एक रिकॉर्ड होता है किसी भी संस्थान का अपना, आप हमसे जुड़े, हमने मेहनत किया, तो मेरा मेहनत का फल वही है, वही सोचिए कि हमारा मिठाई है। कई लोग बोलते थे ना कि सर सफल हो जाएंगे तो आपसे आएंगे मिलने और मिठाई खिलाएंगे, हमको मिठाई नहीं चाहिए, बस आप अपना जो रोल नंबर और फोटो दीजिए, जो आप सफल हुए मैं संतुष्ट हो लूं कि आप हमारे स्टूडेंट थे, बस यही हमें चाहिए होता है। चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पे, फिजिक्स आज हम लोग का होगा। कई लोग बोले थे सर साइंस लंबे समय से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिए साइंस का जो महत्वपूर्ण बहुत सारा टॉपिक हमने करा रखा है, कंटेंट में आपने देखा भी होगा। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका उष्मा ताप एवं उष्मागतिकी, ठीक है, ये हमने नहीं करवाया था। और यहां से एक क्वेश्चन फिक्स रखिएगा, एक क्वेश्चन बीपीएससी हर एक बार पूछा है तो पूछेगा ही, फिजिक्स का एक क्वेश्चन आपका जनरली आपके पूछे ही जाते हैं, 6 to 8 में पूछा ही जाएगा। और जिनका साइंस है उनका तो यहाँ एक से ज्यादा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ हीट टेम्परेचर एंड थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो मेन रूप से हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे। चलिए उष्मा एवं ताप में सबसे पहले अंतर क्या है ये देखिएगा। उष्मा ताप सुनने में लगेगा कि उष्मा टेम्परेचर जो है आपका, हीट और टेम्परेचर दोनों एक चीज होता है, लेकिन एक नहीं होता है। उष्मा क्या है, यह वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होता है। उष्मा का क्या होता है आपका, तापांतर होगा, जैसे कोई ज्यादा गर्म है कोई ठंडा है तो वो क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आप देखिएगा कि जैसे मान के चलिए कोई भी लोहा है, अगर बगल में उसको गर्म किया जाता है तो वो धीरे धीरे पूरा लोहा गर्म हो जाता है, ठीक है। तो वही तापांतर हो गया, तो उष्मा का प्रवाह हो जाता है, यानी जो गर्म वस्तु से ठंडा वस्तु की ओर क्या होता है, उष्मा का प्रवाह हो जाता है। तो वो जो अंतर होता है दोनों के बीच में, जो वहां पे ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाता है, जो गर्म हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उष्मा बोलते हैं। तो क्या लिखा है, यह वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होता है, ठीक है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ताप का और उष्मा का ये एसआई मात्रक आपको कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। उष्मा का जो एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। उष्मा क्या है, यह वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है। ताप में अंतर होगा तभी जो है आपका गर्म वस्तु से ठंड वस्तु की ओर वह टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है।
नहीं होगा, दोनों के बीच अगर समान ताप है तो वो वस्तु का टेम्परेचर भी उतना ही मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो ये स्थिति रहती है। तो इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। उष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अब आइए ताप। ताप क्या होता है? ताप वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु अथवा पदार्थ, कोई भी वस्तु है या पदार्थ है, तो उसमें जो निहित उष्मा जो की मात्रा है, टोटल कितना अमाउंट है, उसको जो व्यक्त करता है। देखिए, एक प्रकार का ताप भी उष्मा ही होता है, लेकिन ये क्या करता है कि उसके मान को व्यक्त करता है कि कितना उसकी मात्रा है। यानी कोई वस्तु में उष्मा की कितना, जब आप शरीर का जो बॉडी का होता है तो हीट हीट नहीं बोलते उसको, क्या बोलते? टेम्परेचर होते, तो बोलते टेम्परेचर कितना है, यानी उसमें उष्मा की मात्रा कितना है। जब आप जो भी लगाते हैं थर्मामीटर, थर्मामीटर में क्या करता है कि आपका जो शरीर का टेम्परेचर बताता है। ठीक है, वो आपका हीट नहीं बताता। आप कभी बोलते हैं कि कितना हीट है बताइए, तो नहीं, क्या बोलते? कितना टेम्परेचर है शरीर का। टेम्परेचर मतलब होता है ताप। ठीक है, तो उष्मा की कितनी मात्रा है वही आपका क्या कहलाता है कि आपका ताप कहलाता है। और इसका जो एसआई मात्रक होता है जो, वो क्या होता है? तो केल्विन होता है उष्मा का। तो जूल और टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन। भी आए हैं कई बार, यह ऑप्शन मिलाने वाला भी दे देगा आपको, उष्मा भी दे देगा, ताप भी दे देगा। कई लोग उष्मा में जूल मार देंगे, ताप में या जूल मार देंगे, तो वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मात्रक वाला यहाँ पे महत्वपूर्ण है। यहां से क्वेश्चन आपका मात्रक वाला निश्चित रूप से क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए पूछ देता है। ठीक है, तो ताप का मात्रक क्या हो गया? केल्विन। ताप का मात्रक क्या हो गया? केल्विन। सर इस बार 6 to 8 में लैंग्वेज में कितना हो सकता है? क्या चीज कितना हो सकता है, नहीं समझे? अरे कितना भी सीट हो, कुछ भी हो, तैयारी कीजिए जम के। उतना आप लोग ज्यादा सोचिए नहीं, ज्यादा सोचिएगा फिर मामला गड़बड़ हुआ। हमने देखा है कि वैसे स्टूडेंट का रिजल्ट बना है, ठीक है, जो क्लास में बोलते भी नहीं थे। ठीक है, बाद में अभी धीरे धीरे फोटो भेज, धीरे धीरे फोटो भेज रहे। मैं आज 2 दिन से बोल रहा हूँ भाई साहब अपना अपना फोटो भेजिए। ठीक है, तो धीरे धीरे करके फोटो याद आता है, सर बोले थे तब भेज रहे। भाई कम से कम उतना तो कर ही सकते हो, नहीं कर तो चलो कोई बात नहीं है, आपका फोटो लेके मैं क्या करूंगा। बस बस ये होता है कि आप हमारे संस्थान से जुड़े। ठीक है, मैं चाहता तो जुड़ने वक्त भी आपका फोटो ले लेता। ठीक है, लेकिन हम लोग का ये नहीं है कि हमको एडवर्टाइज करना। बस अगर मैं बोलता हूं कि 100 लोग हमारे संस्थान से किए, तो हमारे पास सबूत होना चाहिए ना। देखिए, हम लोग फेक नहीं कि 10 स्टूडेंट किया बोल दिया, 1000 स्टूडेंट किया, 10,000 किया। 100 किया तो 100 ही बोलेंगे, 200 किया तो 200 ही बोलेंगे। जो रियल डाटा है उतना ही बोलेंगे कि इतने स्टूडेंट्स हमसे पास के, जितना पढ़ेंगे उसी हिसाब से होगा। अब मान के चलिए जहां लाखों स्टूडेंट है उसमें अगर उसका 100-150 पास कर गया तो कौन सा बड़ी बात। अगर हमारे पास अगर 200 स्टूडेंट है उसमें 100 स्टूडेंट कर गया, वो बड़ी बात है ना। परसेंटेज कितना हमारे स्टूडेंट का, क्वालिफिकेशन क्या, क्वालिफाइड कितने हुए हैं, ये सबसे बड़ी मायने रखती है। ठीक है, और जो भी लोग जुड़े हैं आप लोग के भी ग्रुप में होंगे, बहुत लोग का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, भारी संख्या में हुआ है, नो डाउट। ठीक है, तो वो तो रेशियो होता है वो कि कितना हमसे जुड़े, कितना हमसे जुड़ करके पढ़े, उसके हिसाब से। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि कल के डेट में कोई अगर मान के चले, हम बोलते हैं हमारे संस्थान से 100 लोग जुड़े हैं, तो मेरे पास सबूत होना चाहिए ना, ये रोल नंबर हमारा स्टूडेंट है, हमसे पढ़ा है। ठीक है, तो इतना तो आप लोग कर सकते हैं बस। ठीक है, काहे कि केवल रोल नंबर और जो है बताने से नहीं होता है। आप थोड़ा सा ये कीजिए कि अपना रोल नंबर, नाम और साथ साथ फोटो हमको जरूर भेजिए। ठीक है, जो लोग पढ़े हैं, और निश्चित रूप से बहुत सारे लोग हैं कॉल करते हैं लेकिन फोटो नहीं भेज रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं परम शून्य ताप। ये तो देखिए आप लोग को पूछा था ना 1 to 5 में, महिला लोग याद कीजिए क्या पूछा था कि परम शून्य ताप पे फॉरेनहाइट या कुछ करके पूछा था, सेल्सियस में मान क्या हो जाएगा। ठीक है, यही पूछा था। जो महिला लोग हैं बताइए तो 1 to 5 में क्या पूछा था, कुछ पूछा था इससे, क्या पूछा था? फॉरेनहाइट को सेल्सियस में बदले या कुछ इस तरीका का, महीना परम शून्य ताप पर कितना हो जाएगा फॉरेनहाइट का मान, या कुछ पूछा था। याद कीजिए जो लोग हैं, महिला लोग जो 1 to 5 में बैठे थे। मुझे क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है, अगर आपको याद है, चूंकि महिलाओं का क्वेश्चन मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं था। अगर कोई है तो क्वेश्चन दीजिएगा। ठीक है, अगर आगे हम लोग इस पे एक क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे, कि बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला पुट करना था, आंसर आ जाता है। और निश्चित रूप से एक क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है। जब मैं पढ़ा रहा था पिछले बार भी मैंने बोला था, यहां से एक क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से पूछेगा, फॉर्मूला भी याद करवा के भेजा था। आपको याद होगा जो लोग पढ़ रहे होंगे, क्या मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। चलिए,
बहुत लोग नए हैं इस ग्रुप में, नई क्लास ज्वाइन किए, बहुत लोग पुराने हैं, तो कुछ लोग ही पुराने हैं, ठीक है, तो उनको पता होगा कि मैंने ये पढ़ाया था और बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फॉर्मूला आधारित, ठीक है। तो किसी वस्तु का न्यूनतम ताप जो होता है, एकदम संपूर्ण ताप -273 डिग्री से कम नहीं हो सकता। कोई भी वस्तु का जो न्यूनतम ताप है ना, वो -273 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है, यानी उससे ज्यादा होगा प्लस। और आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ बन जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ बन जाता है। तो आप सोच सकते हैं -273 डिग्री, नहीं, उससे कम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये मानक है, -273 डिग्री सेल्सियस से कम जो है आपका किसी वस्तु का तापमान नहीं जाता है, ठीक है। हो सकता है, इसे परम शून्य ताप कहते हैं, परम शून्य ताप। कई बार पूछेगा परम शून्य ताप का वैल्यू क्या होता है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण लाइन है, VVI कह सकते हैं। परम शून्य ताप का वैल्यू क्या होता है? परम शून्य ताप का जो मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है परम शून्य का ताप? कितना होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, जिसको कि 0 केल्विन भी कह सकते हैं, जिसको हम 0 केल्विन से भी जो है व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं? 0 केल्विन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए पर्व त्योहार का सीजन आ चुका है, दुर्गा पूजा है, हो सकता है क्लास एक आध दिन मिस भी होगा आपका, नहीं भी होगा, या मॉर्निंग में हो जाएगा, शाम में नहीं होगा। परेशान होने की बात नहीं है, पैनिक नहीं होना है, क्लास क्यों नहीं हुआ, क्लास ऑलरेडी बहुत सारा हो रखा है, फिलहाल उसको भी आप लोग मजा से देखिए, वहां भी आपको जो है समझ में आएगा, और वो भी जब पढ़िएगा तो वो आपके ही एग्जाम का सिलेबस हुआ है, ठीक है, कोई दूसरा सिलेबस हमने नहीं पढ़ाया था। चलिए, तो 0 के याद रखिएगा, केल्विन पहले मैं बता दे रहा हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी पर्व त्योहार का सीजन है, 2-4 दिन अभी लोग व्यस्त रहेंगे, हमारा भी आप कहिएगा तो हम भी व्यस्त रहेंगे, क्योंकि हम भी तो एक समाज से ही हैं, आप ही लोग के जैसे समाज मेरा भी है, तो आसपास हल्ला गुल्ला होगा तो हम भी डिस्टरबेंस में आएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि हो सकता है क्लास मिस हो। चलिए, अब देखिए बहुत सारा तापमापी होता है, तो हर एक तापमापी का जो वैल्यू अलग अलग होता है, प्रास उसका अलग 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 होता है। अगर आपकी बात करें कि जो आपका बुखार मापने वाला होता है थर्मामीटर, तो उसका एक सीमा होता है कि 105 डिग्री सेल्सियस तक ही। अब मान के चलिए 110 डिग्री सेल्सियस वाला होगा, 111 डिग्री सेल्सियस वाला होगा, तो उससे अगर आप लगाइएगा तो वो खराब हो जाएगा, यानी वो आपको टेम्परेचर नहीं माप के बताएगा, ठीक है। तो सबका अलग अलग जो है होता है, तापमापी होता है, ठीक है। चिकित्सा के लिए अलग प्रयोग होता है। अब लोहा जो गर्म होता है 5,000 डिग्री सेल्सियस, 1,500 डिग्री सेल्सियस, 2,000 डिग्री सेल्सियस पर पिघला हुआ लोहा का होता है टेम्परेचर, तो उसको मापने के लिए उस समय अगर आप थर्मामीटर वाला डालिएगा तो काम करेगा? नहीं करेगा ना। तो सबके लिए अपना अपना एक अलग अलग थर्मामीटर होता है, ठीक है। बहुत सारा, जैसे आपका पारा क्या होता है कि आपका जब जैसे ठंडा में जाए जम जाएगा, वो वैल्यू ही नहीं प्रदर्शित करेगा, तो उस स्थिति में एल्कोहल थर्मामीटर होता है जो न्यूनतम तापमान बता सकता है, क्योंकि वह जमता जल्दी नहीं है। आप देखिएगा शराब को कितना भी फ्रिज में आप रख दीजिए, वो जमेगा नहीं, वो बर्फ नहीं बनता है। गौर किए होंगे, शराब अब तो बिहार में बंद है, या कभी भी चिल बोतल जैसे पेप्सी हो गया, कोका कोला हो गया, ये सब बर्फ बन जाता है, लेकिन शराब कभी बर्फ नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? कि आपका फ्रिज 0 डिग्री सेल्सियस पे रहता है, या -1 मैक्सिमम जाएगा तो फ्रीजर में, उससे कम तो जाता नहीं है, और -115 डिग्री सेल्सियस तक शराब जमता ही नहीं है, तो उसको उतना माइनस में मिलेगा नहीं, तो कभी जमेगा ही नहीं, ठीक है। पारा जो है -39 डिग्री सेल्सियस एक होता है द्रव तापमापी, ठीक है, तो पारा में -39 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बताएगा। एल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, तो यानी इसका परास रेंज बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी जो आपका द्रव तापमापी जो यंत्र होता है वो -40 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक का मान बता सकता है। कई बार पूछेगा कि सूर्य का टेम्परेचर मापने के लिए कौन सा थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, या पूछेगा कि इनमें से कौन सा जो है थर्मामीटर जो है मान के चलिए कि -250 डिग्री या -40 डिग्री के लिए प्रयोग होगा, ठीक है। तो सबका अलग अलग रेंज है, जैसे ये -40 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक का ही
तापमान बताएगा। कौन? द्रव तापमापी। द्रव तापमापी -40 डिग्री सेल्सियस से कहां तक बताएगा? तो 350 डिग्री प्लस में सेल्सियस तक बताएगा। ठीक है, बिल्कुल आ ही रहा है, रास्ते में है, टेंशन नहीं लीजिए। हाँ, रिजल्ट आया है, +2 का ही आएगा, रास्ते में है, बस चल चुका है, बहुत जल्द आपको सुनने में आ जाएगा, सब फिक्स है एकदम। घबराइए नहीं, 1 to 5 फिर बहा लिया आएगा 50,000 प्लस, टेंशन नहीं लीजिए। और वो आएगा, वो भी हम बता दे रहे हैं। ये जब आपका बीपीएससी अभी नहीं आएगा, टीआरई 0.2 हो जाएगा, उसके बाद वो तैयारी होगी मुख्यमंत्री बनने के टाइम पे, समझ रहे हैं ना, 2025 में निश्चित रूप से आएगी। और वो तेजस्वी यादव जी का कृपा होगा, वो मुख्यमंत्री उनको बनना है ना, ठीक है, तो उनके लिए वो आएगा वैकेंसी। अभी फिलहाल अभी पीएम बनने का जो है अभी चल रहा है। चलिए, अब है जो है -40 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री से 350 डिग्री सेल्सियस द्रवों के तापमान में, द्रवों के तापमान में, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। वैकेंसी तो आएगी ही, चुनावी वर्ष आ ही गया है, तो निश्चित रूप से आएगी। सबको अपनी अपनी महत्वाकांक्षा, और एक लंबे समय से बहाली हुई भी नहीं है, तो निश्चित रूप से आनी ही चाहिए, और राजनीति भी तो करना है सबको। चलिए, चिकित्सीय, यहाँ पर जो है चिकित्सीय के लिए पारा का प्रयोग किया जाता है 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस से कितना? 43 डिग्री सेल्सियस इसका सेल्सियस में, चूंकि आपका शरीर का डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 36 डिग्री सेल्सियस। फॉरेनहाइट में हम बोलते हैं 102 डिग्री बुखार आ गया, फॉरेनहाइट होता है, वो सेल्सियस नहीं होता। 102 डिग्री बुखार जो आता है, 101, 99, 100 जो बुखार बोलते हैं ना, वो डिग्री सेल्सियस नहीं रहता है, वो क्या रहता है? फॉरेनहाइट में मान होता है उसका, फॉरेनहाइट में, याद रखिएगा। अभी हम आपको बताएंगे कैसे सेल्सियस से फॉरेनहाइट में निकालते हैं। एक क्वेश्चन फिक्स रखिएगा, निश्चित रूप से बीपीएससी बार बार साइंस वाले को तो दे ही देगा ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपको डिग्री सेल्सियस से फॉरेनहाइट, फॉरेनहाइट से सेल्सियस बदलने के लिए दे ही देता है, ठीक है। अभी 1-2 क्वेश्चन दे के आपको करवा देंगे, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा 43 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट में 95 डिग्री फॉरेनहाइट से 110 डिग्री। यानी आपका जो चिकित्सीय थर्मामीटर 110 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा आप माप नहीं सकते हैं, 115 वाला नहीं माप पाएगा उससे। जो आप लोग जो है लगाते हैं ना, बुखार आता है उस समय, तो बुखार नापने में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। किसका? चिकित्सीय जो आपका होता है थर्मामीटर। कई बार पूछ देगा रेंज कितना होता है, ठीक है, या पूछेगा जो थर्मामीटर होता है बुखार माप, उसका रेंज कहां से कहां तक है, तो उसका रेंज 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट में 95 डिग्री फॉरेनहाइट से 110 डिग्री फॉरेनहाइट तक ही वो आपका तापमान बता सकता है। चलिए, अब आते हैं गैस तापमापी। हाइड्रोजन गैस या नाइट्रोजन गैस उसमें प्रयुक्त होता है। इसमें जो बुखार वाला जो थर्मामीटर होता है उसमें पारा दिया जाता है, और आपको पता होगा पारा एक ऐसा धातु है जो कि समान अवस्था में द्रव में रहता है, मतलब समान टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहता है। पारा एक ऐसा धातु है, पारा अधातु नहीं है, क्या है? पारा धातु है, जो कि आपका समान टेम्परेचर जो होता है उस पर वह द्रव अवस्था में रहता है, समान टेम्परेचर में 30 डिग्री 35 डिग्री सेल्सियस। चलिए, उसके बाद यहाँ पे आते हैं जो गैसीय तापमापी हाइड्रोजन गैस या नाइट्रोजन गैस उसमें रहता है। आपको पता होगा कि नाइट्रोजन गैस का भी जो वैल्यू होता है या हाइड्रोजन गैस, ये बहुत ज्यादा वैल्यू को मापने के लिए किया जाता है, खास करके 500 डिग्री से सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस का अगर टेम्परेचर को मापना है तो वहां पे गैस के तापमान का इसका मेन रूप से मापा जाता है इसमें, तो उसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। हाँ, पारा जम सकता है अगर उसको कम टेम्परेचर मिले तो, ठीक है, माइनस में जाएगा, बताया ना कि कितना डिग्री पे, -40 डिग्री सेल्सियस पे पारा भी जम जाएगा, ठीक है। प्लेटिनम रेजिस्टेंट तापमापी, प्लेटिनम का प्रयोग होता है -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस औद्योगिक इकाइयों में प्रयुक्त होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बीपीएससी एक बार पूछ चुका है तो फिर पूछेगा। जो आपका ताप युग्म तापमापी होता है किस प्रभाव पे आधारित होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह 68 बीपीएससी ने पूछा था, सेम टू सेम, ठीक है। पूछा था ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पे कार्य करता है, किस प्रभाव पे कार्य करता है, तो उसको बोलते हैं सीबेक इफेक्ट। सीबेक प्रभाव पे आधारित उपकरण है कौन? ताप युग्म तापमापी, जो कि 200 डिग्री सेल्सियस माइनस से प्लस में 1600 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान माप लेता है। औद्योगिक क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है।
अब सबसे ज्यादा खतरनाक जो होता है, जो कि होता है पूर्ण विकिरण तापमापी, जिसका प्रयोग सूर्य का टेम्परेचर ज्ञात करने में होगा। जो भी खगोलीय पिंड है, आकाशीय पिंड है, तारा का टेम्परेचर, सूर्य का टेम्परेचर उसमें करने में होता है। स्रोत के उसमें विकिरण को ग्रहण कर, और ये टेम्परेचर किस प्रकार से बताता है, विकिरण जो आता है वहां से सूर्य से, उसको ग्रहण करके यह यंत्र जो है उसका टेम्परेचर बता देता है। यह 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बहुत ज्यादा हाई तक, जितना 5000 6000 डिग्री सेल्सियस तक का भी बता सकता है कि कितना टेम्परेचर है। ठीक है, आपको पता होगा कि सूर्य का जो टेम्परेचर होता है, सूर्य के अगर नजदीक जाया जाए तो 6000 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। ठीक है, टेम्परेचर आप सोच सकते हैं नहीं। और जब हिरोशिमा पे जब बम गिरा था ना, तो 2-3 सेकेंड के लिए हिरोशिमा नागासाकी का टेम्परेचर 3000 प्लस हो गया था। अब सोच सकते हैं कि जो वहां आसपास का जीव जंतु होगा वो तो उड़ गया होगा क्षण, 1-2 सेकेंड में ही गायब। चलिए, सूर्य, तारे एवं आकाशीय पिंड का जो होता है टेम्परेचर जो होता है वो आपका पूर्ण विकिरण तापमान। ये पूछ सकता है कि सूर्य, तारे एवं आकाशीय पिंडों का टेम्परेचर कैसे मापा जाता है, किस तापमापी से, तो पूर्ण विकिरण तापमापी, याद रखना है। हाँ, पीडीएफ पहले वाला है कि दूसरे वाला है पता नहीं, इसका पीडीएफ भी तो ग्रुप में भेज ही दिए हैं, इसका पीडीएफ ग्रुप में भेज ही दिए हैं। ठीक है, कल ही तो भेज दिए थे आप लोग को पीडीएफ, उसको देख लीजिएगा एक बार। चलिए, अब देखिए तापमापन, देखिए थोड़ा बहुत तो बदलाव आपको हर एक बैच में दिखेगा, थोड़ा बहुत बदलाव हम करते रहते हैं। ठीक है, और वो तो डिपेंड करता है कितना टाइम हमारे पास है, उसके हिसाब से पढ़ाते हैं, तो नोट्स भी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। अब पहले उस समय क्या बताए थे हमको नहीं याद है, लेकिन अगर है तो है, नहीं तो फिर तो हम पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज ही दिए व्हाट्सएप। ठीक है, तो अच्छे से देखिए, पढ़िए। ठीक है, बस मेन है कि कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसको बस प्रैक्टिस कर लीजिए। 1-2 क्वेश्चन अभी अभी लगभग 25-30 क्वेश्चन इस पे आधारित करवाएंगे, और सेट डाल रखे हैं, उसका फिजिक्स में जाकर कर लीजिए। चलिए, अब तापमापन जो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, तो एक होता है हिमांक, जिसपे कोई भी द्रव अवस्था से किस में बदल जाता है, बर्फ में बदल जाएगा कोई भी वस्तु। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हिमांक बिंदु बोलते हैं। भाप बिंदु जिसमें वेपर में बन जाए, गैस में बदल जाए। ठीक है, और इसको कितने बराबर भागों में बांटा गया वो है और भाग। तो फॉरेनहाइट सबसे पहले हम लोग जानेंगे, फॉरेनहाइट। तो हिमांक बिंदु है, मतलब फॉरेनहाइट में 32, ये पानी का होता है, वाटर के लेवल का होता है, कि 32 डिग्री वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। यानी 32 डिग्री फॉरेनहाइट, 32 डिग्री फॉरेनहाइट किसके बराबर हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि आपको पता है पानी का हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। हिमांक मतलब हिम बन जाना, बर्फ बन जाना, यानी पानी बर्फ बन जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अगर फॉरेनहाइट बोले कि कितना डिग्री फॉरेनहाइट पे पानी बर्फ में बदल जाएगा, तो याद रखिएगा 32 डिग्री फॉरेनहाइट। 32 डिग्री फॉरेनहाइट पर क्या होगा, आपका पानी पानी बर्फ में बदल जाएगा। कितना डिग्री फॉरेनहाइट पे, तो 32 डिग्री फॉरेनहाइट पे। ठीक है, और 273 केल्विन, 273 केल्विन जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, याद रखिएगा। 273 केल्विन, 32 डिग्री फॉरेनहाइट, 0 डिग्री सेल्सियस, ये आपस में बराबर ही है। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, तो यहां पर जो भाप बिंदु है, जो पानी का फॉरेनहाइट में वेपराइज कब हो जाएगा, वाष्पशील गैस में कब बदल जाएगा पानी, तो 212 डिग्री फॉरेनहाइट पे। वहीं सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस अगर आप टेम्परेचर दीजिएगा तो पानी उड़ के वेपर में बदल जाएगा। और वही केल्विन की बात करें तो 373 केल्विन। अब देखिए, इसको जब घटाइएगा 212 में 32 तो 180 होगा, 100 में 0 घटाइएगा तो 100 होगा, 373 में 273 घटाइएगा तो 100। इसीलिए हम लोग 100 से भाग दे देते हैं, किस केस में, केल्विन के केस में और सेल्सियस के केस में। और वहीं 180 से भाग किस केस में देते हैं, तो वो आपका फॉरेनहाइट के केस में। और यही फॉर्मूला बन जाता है। क्या फॉर्मूला होता है, ट्रिक से एकदम याद रखिएगा, क्या होता है, C-0। चूंकि आपका C-0 बटे क्या हो गया 100, केल्विन माइनस 273, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस है ना, ये आपका क्या है, हिमांक बिंदु है। ठीक है, ये क्या हिमांक बिंदु, सबका हिमांक बिंदु 0 किसके बराबर है, तो C-0, K-273 फॉरेन, ये 32 कर लीजिए, ये क्या हो गया आपका 32। ठीक है, F-32, अगर नोट्स में दिए छूट गया होगा तो इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। F-32, ये क्या हो गया, F-32 बटे 180। 180 क्यों, क्योंकि इसका जो वेपर पॉइंट था 212 था, तो 212 में से 32 गया तो 180। इसका क्या था 373 में से 273 गया तो 100। इसका क्या था 100 डिग्री सेल्सियस, कितना इसका वेपराइज पॉइंट जो आपको ऊपर अभी हमने बताया था, तो इसीलिए ये क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ 100 से भाग क्यों पड़ गया, चूंकि आपका पानी जो होता है 100 डिग्री पर क्या हो जाता है आपका
वेपराइज्ड हो जाता है इसीलिए, ठीक है। तो यहां पर जो ये याद रखना है आपको, C - 0, K - 273 और F - 32 बटे में 180 क्यों किए, 100 क्यों किए, 100 क्यों किए, आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि उसका जो पानी का जो फॉरेनहाइट में है वो हिमांक बिंदु कितना है, 32 डिग्री है, और वहीं जो है उसका वेपराइज बनने का कितना है, तो वो आपने देखा कि 212 डिग्री है, ठीक है। भाप बिंदु कितना है, 212, और हिमांक बिंदु 32, इसी का डिफरेंस क्या है आपका, 180। इसीलिए फॉरेनहाइट के केस में 180 से भाग देंगे, बाद बाकी केस में 100, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 100 का है, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 100 का है, ठीक है। ये याद रखना है आपको, तो ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन जैसे हम अभी इस पे आधारित करवा देते हैं, क्वेश्चन जैसे पूछ देगा, कई बार सेल्सियस में वैल्यू दे देगा, जैसे अगर आपको पूछेगा 25 डिग्री सेल्सियस का मान फॉरेनहाइट में बदलें, 25 डिग्री सेल्सियस का मान किस में बदलने के लिए बोलेगा क्या बोला, 50 डिग्री सेल्सियस अगर मान के चलिए का मान फॉरेनहाइट में बदले, किस में बदलना है आपको, फॉरेनहाइट में बदलना है। तो इस स्थिति में आप क्या कीजिएगा, फॉरेनहाइट में बदलने के लिए अब C - 0 लिख दीजिएगा, फॉर्मूला बटे 100 लिख दीजिएगा, और F - 32 बटे क्या कीजिएगा, 180 लिख दीजिएगा, ठीक है। C का मान यहाँ पे कितना है, 50 डिग्री है तो 50 डाल दीजिएगा, बटे 100 डाल दिए, -0 इक्वल टू F - 32 बटे कितना हो गया, 180 हो गया। अगर आप काटने का प्रयास कीजिएगा, 50 में 0 गया 50, तो 50 में से गया तो 50 दूनी 100, अगर 2 से काटेंगे तो 2 90, ठीक है। तो ये इधर चला जाएगा, तो 90 इक्वल टू क्या हो गया, F - 32 हो गया। जब F का मान होगा फॉरेन डिग्री में, तो ये इधर जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 122 डिग्री। तो ये क्या हो गया, सेल्सियस जो 50 डिग्री सेल्सियस था, फॉरेन हाइट में कितना हो गया, 122 डिग्री फॉरेन हाइट हो गया। जो आपका 50 डिग्री सेल्सियस था, फॉरेन हाइट में कितना हो गया, 122 डिग्री फॉरेन हाइट हो गया। यही हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका मान जिसमें कहेगा, अगर इसको बोलेगा केल्विन में बदल ले, अगर बोलेगा कि 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो यही दोनों केवल बराबर करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसी दोनों मान को बराबर करके निकाल लीजिएगा। एक बार निकाल के बता देते हैं। जैसे बोल दिया कि 50 डिग्री सेल्सियस को, और ये क्वेश्चन क्या पूछा था, परम शून्य ताप को किसी में पूछा था फॉरेनहाइट में बदले, तो उस स्थिति में अगर परम शून्य ताप जैसे अगर दे दिया, ठीक है, और आपको पता है कि परम शून्य ताप कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस, अगर मान के चलिए आपको पता है, तो आप सिंपल सी बात है कि इसको आप सेल्सियस की जगह -273 लिख दीजिए, बटे 0 बटे 100 इक्वल टू F - 32, F - 32। शायद यही क्वेश्चन था, मुझे याद है, जहां तक जो लोग दिए थे महिला लोग के ग्रुप में 1 to 5 में पूछा था, याद कीजिए आप लोग, ठीक है। तो 2 से कटेगा 90, 20 से काटते हैं, 20 नमा, ठीक है, 20 नमा 180, 20 2500, ठीक है। उसके बाद कटने का उम्मीद कम है, तो ये आप गुना कर लीजिए, माइनस यही होगा ना, 20 2500, 20 नमा 180, तो -273 गुने 9 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 5F - 32 पचे कर लीजिए, 32, 5 दूनी 10 का 0, बाकी एक 5 या 15, 1 16, 160, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसको गुना कीजिए, 273 गुने 9, ठीक है, 273 गुने 9 करते हैं। अगर ये क्वेश्चन होगा तो आंसर तक हम लोग पहुंच ही जाएंगे, अगर दूसरा क्वेश्चन होगा तो पता नहीं। 9 × 27 7, बाकी 2, 9 × 7 63 2, 65 का 5, बाकी 6, 9 दूनी 18 6 24, 2457, ठीक है, 2457, 2457 माइनस में है, अगर इधर गया तो प्लस 160 हो गया, इक्वल टू 5F हो जाएगा, 5F हो जाएगा, ठीक है। इसको आप इसमें से घटाइएगा तो माइनस में ही वैल्यू आएगा, 5 से भाग दीजिएगा, जो भी दशमलव में वैल्यू आएगा। तो अब मुझे लगता है ये क्वेश्चन नहीं होगा, कोई दूसरा क्वेश्चन होगा, ठीक है। हाँ, सेकेंड शिफ्ट में इस तरह का क्वेश्चन पूछा था। तो बस वही वैल्यू पुट करके बनाना था और कुछ नहीं करना था। आप लोग देखिएगा, गर्ल्स वाले में शायद था, महिला वालों का था 1 to 5 में, इसी यही क्वेश्चन था, सेम इसी फॉर्मूला पे। और एग्जाम से पहले भी हमने बताया टेम्परेचर का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, आप देख लीजिएगा वीडियो, टेम्परेचर का होगा, यूट्यूब पे भी पड़ा होगा,
तो उसमें हमने एकदम सेम टू सेम बताया था। और बस वहां पे डायरेक्ट आपको ये नहीं लिखा कि कितना डिग्री को बदलना, सीधे किया परम शून्य ताप। तो आपको परम शून्य ताप तो पता होना चाहिए कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसको बदलना था बस। या तो केल्विन में बदला होगा, ठीक है, हो सकता है केल्विन का ही मान होगा, ठीक है, केल्विन वाला होगा तो कट जाएगा वो। अब जो भी हो देख लीजिएगा, क्वेश्चन रहता तो अभी कहीं होगा, देखेंगे बाद में, देखेंगे तो ये क्वेश्चन फिर से करवा देंगे। चलिए अब आइए विशिष्ट ऊष्मा। हाँ, परम शून्य तापत्र, उसमें दशमलव में आंसर होगा, यही क्वेश्चन अगर होगा तो काट छाट के दशमलव में होगा आंसर, वैल्यू जरूर होगा। हाँ, तो वही तो क्वेश्चन करवा रहे थे अभी हम, परम शून्य ताप पे फॉरेनहाइट में, तो वही बस -273 पुट करके निकालना था वहां पे सेल्सियस की जगह, और कुछ नहीं करना था। अब आते हैं यहां पर विशिष्ट ऊष्मा। कई बार यह क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसमें होता है, ऑप्शन दे देगा आपको। तो सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा जो होता है ये जो होता है ना, भाप जो निकलता है आपका वेपर, उसमें सबसे ज्यादा विशिष्ट, और पानी में सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा होता है। इसलिए खाना पकाने में हर एक जगह आप पानी देते हैं, जल्दी पक जाता है, क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा उसमें ज्यादा होती है, ठीक है। और रोटी पकाते वक्त जब भाप लग जाए हाथ में, देखिए कितना जलन होता है, ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा बहुत ज्यादा होती है वहां। चलिए, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है, इसका एसआई मात्रा क्या होता है, ऐसे लिखिए जूल पर केजी, ठीक है, पर किलोग्राम, ठीक है, ऐसे होता है, जूल पर केजी पर किलोग्राम। इस प्रकार से कई बार ये पूछ सकता है आपको, यहाँ डायरेक्ट जूल पर केजी पर ग्राम लिख दिया गया है, क्योंकि लगता है टाइपिंग करने वाला नहीं कर पाया होगा वो, तो जूल पर केजी, ठीक है, पर किलोग्राम, ठीक है, पर केल्विन, ठीक है, पर केल्विन होगा। चलिए, जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है, केल्विन है वो, जूल पर केजी पर केल्विन। एक दो एग्जाम्पल अभी हम देंगे, एक दो एग्जाम्पल देके आपको बता दे। नहीं, चलिए, एक क्वेश्चन मैं खुद दे रहा हूं, आप लोग बना के बताइए, देखता हूं मैं वो क्वेश्चन। दो तीन क्वेश्चन हमने देखा है कि न्यूमेरिकल में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बीपीएससी का फेवरेट है, तो वो निश्चित रूप से आपको पूछ ही देगा, कोई भी क्वेश्चन लेके आप बना सकते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में बदलिए तो, चलिए 40 डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में बदलिए। फॉर्मूला क्या बताया हमने, C-0, फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूं, और F-32/180। अब इस फॉर्मूला को यूज करके बनाइए, बना के बताइए कितना होगा। जल्दी से निकालिए, इतना देर में तो कब से निकल गया होता है। पूछ रहे 41 कैसे होगा। अरे सी डिग्री सेल्सियस की जगह बस 40 फुट कीजिए ना, बाद बाकी सॉल्व कर दीजिए, इसका मतलब मैथ कमजोर है आप लोग का।
अब देखिए थोड़ा बहुत मैथ तो आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। अब इस बार भी अगर नहीं सीखिएगा, आपको पता है जिनको उन्हीं लोग का रिजल्ट बना है 1 to 5 या 6 to 8 में या +2 में। जान लीजिए जो मैथ किए थे 9-10 क्वेश्चन, 9-10 क्वेश्चन आपको लगता है ना 9-10 ही पूछेगा 10+2 में या 9-10 में, वही 9-10 क्वेश्चन आपको देगा, बाहर कर देगा। ठीक है, हम भी बैठे थे 10+2 में। ठीक है, मेरा तो कंप्यूटर साइंस था, तो मेरा 40 में जानते 35+ सही हो गया था। तो इतना नंबर आ गया उधर, कंप्यूटर एक भी दिन नहीं पढ़े फिर भी जो 80+ स्कोर हो गया, टॉप रैंक में आ गए। तो सिंपल सी बात है, जिसका फर्स्ट फेज अच्छा होगा वो सेकंड फेज कम भी करेगा तो अच्छा कर लेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहां पर, देखते हैं C-0/100 F-32/180। तो C की जगह 40 पुट कर लीजिए। अब गुना कर लीजिए, यही होगा। और देखिए अगर कटता है काट लीजिए, 5 अठे 40, 9 अठे 72, F इक्वल टू 72 + 32, 2 2 4, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना हो गया? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। बिल्कुल सही जवाब है। अंकित कुमार, राम प्रकाश कुमार, बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का। यही क्वेश्चन था ना, और क्या पूछा था? अच्छा, ये एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फ़ारेनहाइट, और क्वेश्चन हम लिख के दे देते हैं, आप लोग को बना के बताइए तो जरा। मिटा दें इसको। चलिए एक क्वेश्चन बताइए तो। चलिए, तापमान सेंटीग्रेड, जिसको C बोलते हैं, तथा फ़ारेनहाइट का संबंध क्या होगा? ऑप्शन दे दिया है। ऑप्शन ए F इक्वल टू C + 32, बी F इक्वल टू 9/5C + 32, C दे दिया है F इक्वल टू 9/5C - 32, और डी मान के चलिए इनमें से कोई नहीं दे दिया। घुमा देगा, ये भी क्वेश्चन लगेगा कि बहुत भारी पूछ दिया, पता नहीं कहां से पूछ दिया, लेकिन है कितना आसान, आप लोग बताइए। देखिए बीपीएससी कभी भी आपको जो है ना, साइंस में हो चाहे मैथ में हो, ज्यादा पेचीदा नहीं करता है। सबसे ज्यादा आपको घुमाएगा वो जो करेंट अफेयर्स अभी आजकल जो दिए जाते हैं उसमें अब घुमाने लगा है बहुत ज्यादा। ठीक है, लेकिन आपका टीचर में करेंट अफेयर्स में भी वो नहीं घुमाएगा। क्वेश्चन आपकी प्रकृति सामान्य ही रहेगी। बस ये है कि थोड़ा सा आप लोग अपने लेवल को बढ़ा लीजिए, जो अभी फिलहाल आपका लेवल है उसमें थोड़ा सा बस अप कर लीजिए, निश्चित रूप से आप लोग सफल होइएगा। और इस बार तो हमने देखा है ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी सफल हुए हैं जो मुझे नहीं लग रहा था कि वो कभी सफल होंगे। तो यही बात है।
ये कैसे हो गया आंसर भाई? अरे वही फॉर्मूला पुट कर, हाँ बी वाला होगा आंसर। बैठ के बना लेना सब लोग, बी वाला आंसर होगा। अरे फॉर्मूला पुट कीजिए ना, फॉर्मूला पुट कीजिएगा तो आंसर बी आ जाएगा। कैसे सो बता देते हैं। जैसे आप c माइनस 0/100 करते हैं इक्वल टू क्या था, यही फॉर्मूला को ही तो वो ड्राइव कर दे, 180 हो गया, 20 2500 20 नमा 180, तो ये हो गया 9c/5, इधर कर दिए तो 32 हो गया प्लस इक्वल टू f, यही तो उलट करके लिख दिया f इक्वल टू 9/c 9c/5, यही तो उलट करके लिख दिया है वहां, और क्या है। चलिए थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करा के पूछ देगा, बस आप लोग गड़बड़ हो जाएगा आप लोग का। चलिए अब देखिए उष्मा का संचरण हम लोग पढ़ेंगे, उष्मा का जो संचरण होता है, तो उम्मीद करते हैं कि वो आपको समझ में आ गया होगा। फ़ारेनहाइट को बदलने वाला, डिग्री सेल्सियस में, सेल्सियस को केल्विन में, ठीक है, इस तरीका से आप लोग अपना देख लीजिएगा। निश्चित रूप से एक क्वेश्चन साइंस में एकदम फिक्स रखिएगा, एकदम पूछता ही पूछता है, तो फॉर्मूला बस याद रखिएगा, ठीक है। और फॉर्मूला का भी तरीका हमने बता ही दिया आपको कि वो एक हिमांक बिंदु होता है और एक आपका क्या होता है, भाप बिंदु होता है, ठीक है, उसी का डिफरेंस से भाग दे देते हैं। अब आइए उष्मा का संचरण, हीट ट्रांसमिशन जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। हीट का ट्रांसमिशन अगर पूछेगा कि सूर्य से जो आपका टेम्परेचर आता है किस विधि से आता है, ठीक है, जो उष्मा, जो सूर्य उष्मा आपको देती है उसमें कौन सा विधि है, मतलब किस विधि से उष्मा आपको टेम्परेचर सूर्य का मिलता है। जैसे आप लोहा को गर्म करते हैं तो उसमें किस विधि से होता है, लोहा में अगर आपका टेम्परेचर होता है वो किस, तो जितने भी ठोस पदार्थ होंगे ना तो उसको आप गर्म करते तो चालन विधि से। सबसे पहले जैसे लोहा को गर्म कीजिएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, जहां आग लगा रहे हैं वो पहले गर्म होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आप पानी को गर्म कीजिए तो पानी का कण क्या होगा, जो आपका जैसे कोई भी केतली में ले लीजिए पानी, तो ऊपर में गर्म रहेगा, तुरंत अंदर घुसे ठंडा रहता है, तो पानी गर्म हो करके क्या होता है, ऊपर जो हल्का होते गया वो ऊपर आते जाता है, तो ऊपर वाला पार्ट गर्म होगा पहले, ठीक है, तो वहां संवहन होता है, हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है, तो उसमें अणु जो होगा विस्थापित हो जाते हैं। जो संवहन की प्रक्रिया में क्या होता है, जो टेम्परेचर के कारण क्या होगा, जो गर्म होगा वो अणु ऊपर की ओर, तो वो वहां पे अणु का क्या होता है, स्थान बदलता है। लेकिन चालन में क्या, अणु वहीं रहेंगे। जैसे ठोस पदार्थ है, लोहा है, तो उसमें अणु सब एक ही जगह रहेगा, वो चलेगा नहीं, बल्कि उसका टेम्परेचर क्या होगा, ट्रांसफर होते रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार को चालन कहते हैं। जैसे ठोस में चालन होता है, टेम्परेचर चालन से होगा, फिर आपका संवहन, तो वही चीज यहाँ पे चर्चा हुआ है, ठीक है। तो इसको देखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि द्रव और गैस में किस विधि से टेम्परेचर ट्रांसफर होता है, तो याद रखिएगा संवहन होता है, ये क्वेश्चन पूछेगा। इसीलिए आप देखिएगा कि आप पानी जब गर्म करते हैं तो ऊपर वाला पार्ट पहले गर्म होगा, और जो नीचे जो जहां पे आप गैस जला रहे हैं, जो स्टोव का जो वहां पे फ्लेम निकल रहा है, वो नीचे वाला पार्ट पहले ठंडा रहता है, क्योंकि जो गर्म होते जाता है वो ऊपर की ओर, उसका जो अणु जो है ऊपर की ओर जा करके गर्म होते जाता है, गर्म होता है वो ऊपर चला जाता है हल्का होकर। चलिए, तो वो वही चीज यहाँ पे संवहन वो हुआ, ठीक है। अब देखिए चालन क्या होता है, कंडक्शन। चालन के द्वारा उष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थों के कणों को अपने स्थान के परिवर्तन किए बिना पहुंचती है। जब पदार्थ के जो कण होते हैं बिना स्थान परिवर्तन के एक जगह से दूसरे जगह उष्मा पहुंचा देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चालन कहते हैं। चालन के द्वारा उष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान के परिवर्तन किए बिना वो जगह परिवर्तित नहीं करेंगे। जितने भी कण है, जैसे मान लीजिए ये ठोस है, तो अगर आप इसको गर्म कीजिएगा, लोहा है, तो ये वहीं पे रहेगा, ठीक है। गर्म कीजिए कितना भी, ये जैसे पहले गर्म हुआ तो ये बगल को गर्म करेगा, ये बगल को, तो होते होते पूरा गर्म होगा। लेकिन जब अगर एक केतली में पानी गर्म कर रहे हैं, पानी मतलब आग जला दिए यहाँ पर, तो पानी का केतली देखिएगा कि आप जो पानी इसमें भरा है तो बूंद उड़ेगा ऊपर चला जाएगा, आप देखते होंगे ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, संवहन होता है, नीचे का परत गर्म हुआ वो ऊपर चला गया कण,
तो वहां पे संवहन होता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे है। तो उम्मीद है आपको चालन समझ में आ गया होगा, कंडक्शन। ठीक है, उसके बाद संवहन कॉन्वेक्शन, इस विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। एक कण जो है स्थानांतरित होगा तो वो ऊपर वाले कण को गर्म कर देता है। सभी द्रव पारे के अतिरिक्त एवं गैसों में ऊष्मा का संचरण होता है। याद रखिएगा, द्रव और गैस में ऊष्मा का क्या होता है, संचरण होता है या संवहन होता है। ठीक है, संवहन होता है, संचरण जो होता है वो संवहन के माध्यम से होता है। याद रखिएगा, द्रव और गैस में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो संवहन विधि से होता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण कॉन्वेक्शन, महत्वपूर्ण लाइन है। निश्चित रूप से आपके एग्जाम में बीपीएससी यही छोटे छोटे क्वेश्चन बीपीएससी क्रिएट करके पूछेगा। ठीक है, माध्यम से सीधी किरणों के रूप में स्थानांतरित होती है। यह संचरण प्रकाश की भांति विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा होती है। ठीक है, ये किधर गया, माध्यम सीधी किरणों के रूप में स्थानांतरित होती है, संचरण प्रकाश की भांति विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा होती है। चलिए, इंडक्शन के बारे में लगता है वो लिखा हुआ है। विकिरण में क्या होगा, माध्यम से सीधी किरणों के रूप में स्थानांतरित होती है। यह संचरण प्रकाश की भांति विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा होती है। ये आपका इसका दे दिया है, आपका किसका लिखा हुआ है परिभाषा, तो आपका विकिरण का, रेडिएशन का। न्यूटन का शीतलन नियम क्या है, इस नियम के अनुसार किसी गर्म पिंड के शीतल होने की दर या उष्मा हानि की दर उस पिंड तथा परिवेश के तापांतर के समानुपाती होती है। जितना अंतर हुआ ताप में वो उसका उष्मा के बराबर होगा। यह उष्मा क्षय की दर छोटे तापों के लिए है जो कि पिंड के पृष्ठ के क्षेत्रफल एवं उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। गुप्त उष्मा क्या है, नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है। इसे ही गुप्त उष्मा कहते हैं, जिसमें आप पदार्थ बदलने लगता है। कोई पदार्थ जो है ठोस से गर्म में हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, द्रव अवस्था में चला जाएगा, लिक्विड से जो है वेपर बन जाएगा। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है गुप्त उष्मा का, लेटेंट हीट का, वो होता है जूल पर किलोग्राम। किरचॉफ्स नियम है, इसके नियमानुसार अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। जो जितना अवशोषक करेगा, जैसे खुरदुरा काला पदार्थ है वो ज्यादा अवशोषक करेगा। आप देखते होंगे कि भैंसी को ज्यादा गर्मी लगता है, इसलिए लोग उसको नहलाते हैं, क्योंकि काला और खुरदरा क्या होता है पदार्थ, आप देखते होंगे तांबा कभी भी व्हाइट कलर का जनरली नहीं होगा। ठीक है, वो सब क्या होता है, काला कलर का होता है, खुरदुरा होता है, उसका परत पीछे से खुरदुरा किया जाता है। क्यों, क्योंकि वह ज्यादा अवशोषक होगा। ठीक है, तो जिससे वो ज्यादा, जो जितना अच्छा अवशोषक होगा उतना ही अच्छा वो क्या होगा, उत्सर्जक भी होगा। ठीक है, तो इसीलिए काले कपड़े में क्या होगा कि आपको गर्मी में ज्यादा गर्मी का महसूस होता है। तो खुरदुरा चूंकि वह एक अच्छा टेम्परेचर का क्या अच्छा अवशोषक है, तो इसीलिए वो उत्सर्जक भी होगा अच्छा। जो बुरे अवशोषक होंगे वो बुरे क्या होंगे, उत्सर्जक भी होंगे, याद रखिएगा। तो थ्योरी यही था। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करते हैं। थ्योरी यही था आपका। ठीक है, अब यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की जो संभावना है उसको हम लोग देखते हैं। निश्चित रूप से आपके एग्जाम में यही सब क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रीवियस बीपीएससी में जो कई वर्षों में पूछा गया है, आप लोग खुद जवाब दीजिएगा। आप लोग का खुद जवाब चाहिए हमको, किसका आंसर क्या होगा। अर्धचालक के बारे में आप लोग जानते होंगे, सेमीकंडक्टर मटेरियल, जब उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, जो आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, ठीक है, जो उपधातु जिसको बोलते हैं, धातु और अधातु के बीच का जो गुण प्रदर्शित करता है, तो उस स्थिति में क्या होता है। ठीक है, गर्म करने पर क्या होता है, तो जब आप गर्म कीजिएगा ना तो उसका क्या होता है कि अर्धचालक का क्या होगा, प्रतिरोध घटेगा और उसका चालन क्या होगा, फ्लो बढ़ जाता है। प्रतिरोध घटेगा तो स्वाभाविक है कि उसका जो विद्युत का फ्लो है वो बढ़ जाएगा। तो गर्म करने पर अगर अर्धचालक को अगर आप गर्म करते हैं सेमीकंडक्टर को, तो उसके अंदर प्रतिरोधकता जो रेजिस्टेंस है वो घट जाता है। आपको याद रखिएगा क्या होता है, घट जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है, घट जाएगा ना। प्रतिरोध आपका क्या होगा, घटेगा, प्रतिरोध घटेगा और विद्युत का प्रवाह बढ़ जाएगा। जो कि प्रतिरोध घटेगा, विद्युत का प्रवाह, प्रतिरोध मतलब रोकने वाला,
रेसिस्टेंस, जब वो आपका क्या होगा, घटेगा, तब विद्युत का प्रवाह बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे गर्म करने पर घटता है, अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा, जिससे उसका विद्युत का प्रवाह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर गर्म होगा तो विद्युत का प्रवाह उसका बढ़ जाएगा, लेकिन रेसिस्टेंस वहां पे क्या हो जाता है, घट जाता है। तो यह प्रतिरोध पूछ रहा है, याद रखिएगा, ठीक है, रटना नहीं, थोड़ा सा समझ के रटना है। निम्नलिखित में से किससे आग को सबसे जल्दी बुझाया जा सकता है, बताइए तो। शीतल जल से, उबलता जल से, गर्म जल से, बर्फ से, किससे आग जल्दी बुझेगा? मेरा सही है और हम गलत बता रहे हैं? अरे गर्म करने पे अर्धचालक का प्रतिरोध जो होता है घट जाता है ना, प्रतिरोध पूछ रहा है, चालकता उसका बढ़ जाएगा, लेकिन प्रतिरोध घटेगा तब, टेम्परेचर पे घट जाता है। दो का आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से किससे आग को सबसे जल्दी बुझाया जा सकता है? तो आग को बुझाने के लिए उबलता हुआ जल का प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत तेजी से आपका क्या होगा, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए ऑक्सीजन क्या होता है कि ऑक्सीजन जितना रहेगा वो और भी उसको प्रज्वलित कर देता है। इसीलिए जब आप देखिएगा कि आग लगता है तो अगर आप पानी देते हैं उस पर, तो और भी आग देखिएगा बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, तो उस स्थिति में वो बढ़ जाएगा, सामान्य पानी दीजिएगा। लेकिन जब उबलता हुआ पानी अगर आप दीजिएगा तो उसमें चूंकि ऑक्सीजन निकला हुआ रहता है, तो उस स्थिति में वह जल्दी बुझ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होता है, प्रज्वलक होता है, वो तुरंत आग को पकड़ाने में मदद कर देगा, ठीक है। इसीलिए उस समय अगर आप उबलता हुआ जल अगर डालिएगा तो जल्दी बुझ जाएगा आग आपका, ठीक है। गर्म पानी कभी डाल के देखिएगा, तुरंत बुझ जाएगा आग। उबलता हुआ जल, गर्म जल नहीं, उबलता हुआ जो खौल रहा है। तो थोड़ा थोड़ा के लिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, पहला क्वेश्चन जो बता दिए वो सही बताया, अब अपना मन से जो करना होगा कीजिएगा, बाद बाकी कौन रोका है आपको। चलिए, निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा की हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण नहीं होती है? तो ऊष्मा की हानि संवहन कहां कहां हो रहा था, संवहन कहां कहां हो रहा था, गैस या जल में ही होगा, उबलता जल में होगा, भूमि और समुद्री मंद पवन में होगा, बात भट्टी चारों ओर वायु परिसंचरण। तो यहां पर किसमें नहीं होगा, तो बल्ब के तंतु में धारा प्रवाह होने के कारण बल्ब के कांच की सतह गर्म होना, ठीक है, उसमें आपका नहीं होगा। नहीं तो ऐसा करते हैं कि आप लोग पहले क्वेश्चन जो आपका सेट है उसमें आप लोग बना लीजिए, ठीक है, कल जब क्लास लेंगे तब इसका सॉल्यूशन करवा देंगे, जिससे क्या होगा कि जैसे यहाँ पूछ दिया संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, तो केवल किस में होगा, संवहन किस में होगा, तो द्रव और गैस में होगा आंसर। तो आप लोग जब बनाइएगा तो आप लोग दिमाग पे जोर दीजिएगा तो ज्यादा, ताप गतिकी का प्रथम नियम समानता किससे संबंधित है, तो ये याद रखिएगा आपका न्यूटन के शीतलन नियम से संबंधित है। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है, तो उनका जो अपना जो टेम्परेचर होता है, तापमान, उस पर डिपेंड करता है। तो ये सब बनाइए पहले, ठीक है। और भी क्वेश्चन हम कम से कम 50 क्वेश्चन इसमें डाल देते हैं कि आप लोग टेम्परेचर से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पहले बना लीजिएगा। अभी उसमें 25-30 शायद क्वेश्चन होगा सेट में, फिजिक्स का बनाने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद जब हम समझाएंगे, ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा, अभी आपका फिजिक्स का सेट उसमें डाला हुआ है। हाँ, आप जाइएगा कंटेंट में जाइएगा, ठीक है, कंटेंट में जाने के बाद आपका जो है जीके जीएस पार्ट टेस्ट होगा, एक फोल्डर में लिख लीजिए। कंटेंट में जाने के बाद जीके जीएस पार्ट टेस्ट होगा, उसमें फिजिक्स एक फोल्डर होगा, फिजिक्स के अंदर आपका जो है टेम्परेचर डाल दिया गया है मेरे द्वारा, ठीक है, उसमें आप लोग बैठ के आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन के लेवल है, अगर आप बना लेते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं, तो निश्चित रूप से सारे क्वेश्चन हायर जो यूपीएससी का एग्जाम है या यूपीपीसीएस है या बीपीएससी है या एसएससी के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है थर्मोडायनामिक्स के टेम्परेचर के।
अरे डाला हुआ तो व्हाट्सएप में भी है, ये क्वेश्चन तो आपको डाले हुए हैं ही ना, इसी को बना के लास्ट में आंसर है उसको देख लीजिए। नहीं अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हैं टेस्ट तो कंटेंट में जाके टेस्ट दे लीजिए। बाकी आप देख लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है और सॉल्यूशन भी आपको दिया हुआ है नीचे में, आप देखिए जो पीडीएफ हमने कल भेजा था, ठीक है, आज फिर मैं भेज देता हूं, उसमें आपका पीडीएफ में क्वेश्चन भी है, सबसे लास्ट में सॉल्यूशन होगा, पहले देख के बना लीजिए बाद में मिला लीजिएगा, ये भी कर सकते हैं, 10 मिनट का काम है, कीजिएगा। कल फिर आपका आगे क्लास हम बढ़ाएंगे। तो मेन रूप से यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन पूछता है तो जनरली वही पूछता है, डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में बदलें, फॉरेनहाइट को सेल्सियस में बदलें, परम शून्य ताप के बारे में पूछ देगा, विशिष्ट उष्मा के बारे में पूछ देता है, फिर संवहन और जो है आपका चालन वाला पूछ देता है, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन बार बार पूछा है। तो मेन रूप से याद यही रखना है आपको कि डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में बदले, फॉरेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदले, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए बीपीएससी में, ठीक है। चलिए आप लोग बनाइए, फिर नहीं बनेगा तो फिर हम कल सॉल्यूशन करवाएंगे। पूछेगा, हर एक बार पूछता है बीपीएससी, बहुत सारा क्वेश्चन होता है उसका फिक्स रहता है, जब भी वो चैप्टर छुएगा तो वहीं से क्वेश्चन उठाएगा वो, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।